मैं फ्रीलांस काम करता हूँ एजुकेशन में। और उसमें बच्चों की साथ वर्कशॉप करना, टीचर्स के साथ ट्रेनिंग्स करना और करिकुलम बनाना, किताबें बनाना, लोक साहित्य की को लेके किताबें बनाना। तो इस तरह के मेरे काम के एरियाज हैं। इन एरियाज में मैं काम करता हूँ। और लोक साहित्य में रुचि असल में मेरे अपने गांव से ही हुई। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में ही कन्हैया गाए जाते थे। और कन्हैया गायन की वो शैली है जिसमें 100-150 लोग मिलकर एक साथ गाते हैं। तो मैंने वो समय भी देखा जब मेरे घर में से जैसे मेरे पिता और 4 भाई हैं तो चारों ही उस टीम में गा रहे हैं और बाबा देख रहे हैं। तो हमारे आसपास गांव में नादोती में रायसना गांव है हमारा। तो बहुत दंगल हुआ करते थे और वो मैं सुना करता था। तो तब से ही मेरी रुचि है। मतलब वीणाओं के इतिहास के बारे में, चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ तो मुझे बहुत जानकारी है नहीं। बाकी वीणा जो है वो ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है। जैसे भील हैं, करासियाँ हैं, मध्य प्रदेश में गौंड है। तो उस तरह से एक आदिवासी है। लेकिन इधर जो करौली और सवाई माधोपुर के मीणा है, ये इनकी कल्चर अलग है। मतलब भीलों से और तमाम असल में जितनी भी जनजातियां हैं उनकी अपनी अलग अलग कल्चर है और उसमें फ़र्क है और बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। और तो जैसे हमारे इलाके के मीणा जो नादोती, टोडा भीम, बामनवास, इस इलाके के मीणा हैं। तो यहाँ पे जो लोक गीतों की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। पहले कन्हैया गाए जाते थे और कन्हैया का इतिहास 250 साल से भी पुराना है। मतलब और पूरा एक गांव गाता था। और उसमें ये होता था कि एक गांव दूसरे गांव को चिट्ठी भेजता था गाने के लिए कि आप हमारे गांव में आइए, गाइए। तो ऐसे 2-3 गांव आते थे और फिर वो वहाँ दंगल भरता था। और उस दंगल में वो सारे लोग 1, 2, 3, 4 दिन तक का भी वो कार्यक्रम हो सकता था। उसमें लोग कन्हैया गाते थे। और उस समय खास बात ये थी कि कोई कोई ऐसी कोई आर्थिक मदद किसी को नहीं मिलती थी। पूरा गांव ही वो जुटाता था सामग्री, है ना। और वो सामग्री जुटाने का तरीका ये था कि पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था। तो जैसे मेरे मामा हैं, रेगसपुरा गांव है नादोदी तहसील में। तो वो लोग घर घर जाते थे और परात में गेहूं लेके आते थे। तो हर घर से जितना भी गेहूं इकट्ठा हुआ वो एक जगह इकट्ठा किया और उस गेहूं को फिर बेच के वो फिर घेरा बनवाने जाते थे। जो कन्हैया में घेरा बजाया जाता है और नौबत बजाई जाती है, तो वो मंडवाने जाते थे। तो वो जो जैसे 2 टूल बनाए, मतलब संगीत के 2 माध्यम बनाए, तो वो किसी एक का नहीं होता था। क्योंकि पूरे गांव से उगाई करके बनाया है तो वो पूरे गांव की संपत्ति होता था। और जब कन्हैया के दंगल भरते थे तब वो उसका इस्तेमाल होता था। तो ऐसा हर गांव में था। दूसरी एक खास बात ये उस समय हुआ करती थी कि जैसे किसी गांव में दंगल भर रहा है तो आसपास के 20, 30, 40 गांवों के लोग उस दंगल को देखने के लिए आया करते थे, जिनकी रुचि हुआ करती थी। अब आप देखिए कि दंगल भर रहा है, 1 दिन भर रहा है, 2 दिन भर रहा है, तो लोगों के खाने पानी का क्या इंतजाम। तो उसके लिए ये इंतजाम हुआ करता था कि हर घर में पता चला कि भाई फला तारीख को दंगल है, उससे पहले ही 1-1 कट्टा, 1.5-1.5 कट्टा आटा पिसा के रख लिया जाता था। और हर घर में गृहिणियां खाना बनाया करती थी और कोई भी किसी भी घर में चला जाए वहां फिर उसको खाना मिल जाता था। उसके बाद मान लीजिए सर्दियों में है दंगल, तो सर्दियों में लोग कुछ एक्स्ट्रा कपड़े बनवा के रखते थे कि गेस्ट आएंगे, पलंग बनवा के रखते थे कि गेस्ट आएंगे और वो फिर उनको उनके लिए सोने के लिए व्यवस्था करते थे। उसके बावजूद भी दंगलों में लोग इतने ज़्यादा आ जाते थे और कुछ की रुचि ऐसी होती थी कि फिर वो रात भर दूसरे गीत गाते थे।
जैसे दिन में तो कन्हैया का दंगल हुआ तो रात में वो पद गाने लग गए या खुद कन्या गीत गाने लग गए या किसी और तरह के गीत गाने लग गए, तो रात रात भर गाया करते थे। और अपने आप ही टोलियां बन जाती थी कि भाई ये फला गाँव है, ये फला गाँव है, और हम आपस में गाएंगे। और ऐसे भी गीत होते थे जिसमें सवाल जवाब भी हुआ करते थे। तो मतलब एक पूरा रोमांच भरा माहौल 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से रहता था। और वो आज भी है, लेकिन आज उसका रूप काफी कुछ थोड़ा बदल गया है। तो ये है इनके गीतों की परंपरा। और इस परंपरा में कोई एक शैली के गीत नहीं है ना, अनेक शैलियां हैं। जैसे कन्हैया गाया जाता था, उसमें पूरी जोट की जरूरत होती थी। हेला ख्याल गाया जाता था, उसमें भी पूरी जोट की जरूरत होती थी। कीर्तन करते थे लोग, उसमें भी पूरी जोट की जरूरत होती थी। बहुत लोग मिलके कीर्तन गाया करते थे। और ये हर एक विधा की बिल्कुल अलग अलग शैलियां हैं। रसिया महिलाएं गाया करती थी, और वो बहुत ही कमाल के रसिया हुआ करते थे। उनमें मतलब बहुत लंबा स्वर चाहिए होता था। तो एक धमसो नाम की स्त्री हैं, तो अब वो पता नहीं रही कि नहीं रही, तो वो बहुत अच्छे रसिया गाया करती थी। और एक और ख़ास बात इसमें देखने को ये मिलती है कि ऐसा नहीं कि कोई गायकी में प्रवीण है वो ही उस दंगल में हिस्सा लेगा। गांव का कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता था। और चूंकि वो सामूहिक होता था, कोरस होता था, और लोग अभ्यास करते थे। हालांकि जैसे दंगल हो रहा है तो उससे 2-4 दिन पहले लोग रातों में खाने के बाद में अभ्यास किया करते थे, और वो काफ़ी देर अभ्यास चलता था। तो इस तरह से लोकगीत गाया करते थे। तो मैंने 3-4 शैलियों के बारे में आपसे बात की, कन्हैया के बारे में बात की, हेला ख्याल के बारे में बात की, एक शैली है पद, और रसिया की बात की, राम रसिया की बात की, और सुड्डा जो गायन की परंपरा है वो अभी आई है। और एक और गीत होते हैं राम जी के गीत, वो भी बहुत कमाल के गीत होते हैं। स्त्रियां उनको गाती है, और मुझे मतलब वो पूरी दुनिया में ही उनकी पोइट्री से आप तुलना करो तो वो बहुत कमाल के शोक गीत मुझे वो लगते हैं। बहुत कमाल के, उनकी बहुत उदास धुनें होती है, और उसमें पौराणिक मिथकों से आए हुए चरित्रों के नाम हो सकते हैं, लेकिन उन चरित्रों से उनका कोई खास लेना देना नहीं होता। वो उसमें उनका अपना खुद का जीवन झलकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक राम जी का गीत है जिसमें गाया जाता है कि गंगा जी के घाट पे राधा गोबर राड़े हो राम, है ना। तो आपको किसी भी शास्त्र में, किसी भी किताब में ये बात मिलेगी नहीं कि राधा जो है गोबर उठा रही है और गोबर की परात को सिर पर रख के और वो गोबर ढो रही है। तो यह राधा का केवल नाम है। ये जो संस्कृति है इसमें इसको मतलब राधा को माध्यम बना के ये बात कही जा रही है। तो इन लोकगीतों की जो खास विशेषता है वो यही है कि इनमें अपना खुद का पूरा जीवन होता है, अपना खुद के सुख दुख, और उनकी संस्कृति में जितनी भी चीज़ें मिलती है, उनके हल हैं, बैल हैं, उनके खेत हैं, उनके पेड़ हैं, उनकी आंधियाँ हैं, उनकी वर्षाएं हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी नेचर वो उनके गीतों में आती है। तो पौराणिक कथाएं केवल माध्यम होती है कहने का, बाकी जीवन इनका अपना लोक जीवन होता है। और वो आपस में बस शेयर कर रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं लोग, अपनी कथाएं दूसरों को सुना रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या ये वो बताने के लिए नहीं बता रहे हैं, उनके लिए ये एक कला है, लोक कला है। और किसी भी कला में जो आकर्षण होता है वही आकर्षण इन लोक कलाओं में भी है। जैसे आज के ज़माने में जैसे फिल्म एक कला है ना, रंगमंच नाटक एक कला है, या क्लासिक गायकी एक कला है, ऐसे ही इनके यहाँ पर
ये सब गायकी की कलाएं हैं, और कला की ज़रूरत मनुष्य को है ना। मनुष्य बिना कलाओं के कभी नहीं रहा है। मनुष्य का जितना भी लंबा इतिहास रहा है वो कला विहीन नहीं रहा है, हमेशा उसने कोई न कोई कला की है। चाहे आप गुफाओं के काल में चले जाइए तो वहाँ पे भी आपको चित्रकारी मिलेगी, और तमाम आदिवासियों में आप चले जाइए तो वहाँ पे आपको हजारों तरह की लोक धुनें मिलेगी। तो ये जो कला की मनुष्य की आंतरिक ज़रूरत है, उस ज़रूरत के तहत ही ये चीज़ें विकसित हुई, पैदा हुई और फली फूली। तो राजस्थान जो है वो आप ये देखिए कि क्षेत्र के हिसाब से बहुत विशाल बड़ा बड़ा राज्य है, और इसमें बहुत सारी जातियां हैं, और हर जातियों की अपनी 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 लोक कलाएं हैं हर जातियों की। तो जैसे आप उदयपुर चले जाइए, कोटड़ा में जो आदिवासी मिलते हैं, गरासिया और भील, तो उनका लोक संगीत बिल्कुल अलग तरीके का है। बांसवाड़ा में चले जाइए आप और वहाँ के आदिवासियों को देखिए, इनका बिल्कुल अलग तरीके का है। और ये जो हाड़ौती का इलाका है, कोटा का, बूंदी का, वहाँ का भी बिल्कुल अलग तरीके का है। तो जो लोक संस्कृति में जो फर्क आता है वो आपको कई रूपों में देखने को मिलता है। एक तो घरों की बनावट में आपको वो मिलता है ना, कि घर कैसे बने हुए हैं। जैसे जब आप उदयपुर के आदिवासियों की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको मगरा मिलेंगे। मगरा पहाड़ को बोलते हैं, और पहाड़ पे एक टेकरी पे एक घर है, दूसरी पे बहुत दूर दूसरा घर है, तीसरी पे बहुत दूर दूसरा घर है। लेकिन आप करौली जिले के गांव में जाएंगे तो पूरा गांव, एक 500 घरों की बस्ती एक ही जगह बसी हुई है। तो रहन सहन में फ़र्क है, कपड़ों में बहुत फ़र्क है, और ये जो वस्त्रों में जो फ़र्क है, कपड़ों में जो फ़र्क है, वो इतना विशिष्ट है कि आप पहचान सकते हैं कि ये सवाई माधोपुर की मीणा औरत है या ये करौली की मीणा औरत है। और आप इधर चले जाइए, क्या बोलते हैं, जो बंजारे हैं, उनका पहनावा बिल्कुल अलग तरीके का है। तो पहनावे में फ़र्क, खान पान में फ़र्क, खेतीबाड़ी के उगाने में उनमें फ़र्क, घरों की बनावट में फ़र्क, तो मिट्टी की तासीर में भी फ़र्क है ना। और थोड़ा तो इस तरह के फ़र्क, और वो उनकी कला में और उनकी गायन में वो शामिल हो जाते हैं। मतलब जैसा आपका जीवन है उसी से प्रेरणा पाके आपकी कला विकसित होती है ना। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, मध्य प्रदेश में ये बैगा जनजाति है ना, और बैगाओं में रात रात भर वो लोग गीत गाते हैं। और उसमें ये होता है कि महिलाओं का एक ग्रुप है और पुरुषों का एक ग्रुप है, और साथ साथ नाचते हैं, और साथ साथ नाचते हुए वो गा रहे हैं। तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि बहुत कुछ लड़कियां, कुछ युवतियां और स्त्रियां रात को गा करके लौट रही थी घर, और घनी अंधेरी रात थी। और घनी अंधेरी रात में जब वो अपने घर लौटी, घर आई, तो घर में पहले से उपस्थित एक वृद्ध स्त्री थी। उसने उनसे पूछा कि भाई तुम इतनी अंधेरी घनी रात में कैसे चल के आई? तो उन्होंने, उनमें से एक लड़की ने जवाब दिया कि हम अपनी पायलों की रोशनी से रास्ता देखते हुए चले आए। तो अब हम जानते हैं कि पायलों में तो कोई ऐसी रोशनी होती नहीं, उसमें कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन कहने का ये जो पोएटिक ढंग है, और इसमें जो सौंदर्य बोध है और जो काव्यात्मकता है, वो बहुत कमाल की है। तो वो उस काव्यात्मकता का, उस सौंदर्य बोध का बहुत रेस्पेक्ट हमारे आधुनिक समय में किया नहीं जाता। जबकि वो जो पोएट्री है उनकी, या जो उनकी लोक कथाएं हैं,
उनको आप जो मुख्य धारा का साहित्य जिसे कहते हैं उससे आप तुलना करके देखेंगे तो वो किसी भी मामले में आपको कमज़ोर नहीं लगेगा, बल्कि बहुत कई बार बहुत आगे का लगेगा। उसके उसके जो बिंब, उसके जो विजुअल्स हैं, है ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। जैसे उदाहरण के लिए धवले का एक गीत है कि घर में बच्चा पैदा हुआ है ना, तो अब घर में बच्चा पैदा होने की बात को उन्होंने कितने पोइटिक ढंग से कहा है कि चौमुख दिवला हेलन में अलबेली बेगी जुड़वाए जो गाजा बाजा से छोरा बपन कट पुजवाए, कि मतलब घरों में चार मुखों वाला दीपक आप जलवा लेना और घर में बच्चा हुआ है और गाजे बाजे के साथ में उसका कुआं पूजन होगा। हाँ, यहाँ प्रश्न ये जरूर आ सकता है कि भाई ये बेटे के बारे में है, बेटी के बारे में क्यों नहीं। ये तमाम सवाल भी लोक साहित्य से जुड़े हुए हैं जिन पर भी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं केवल उनकी काव्यात्मकता की और उनके सौंदर्य बोध की मैं बात कर रहा हूँ। और एक और उदाहरण मुझे धवले के गीत का याद आ रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि सतभामा मानभंग का गीत है और उसमें उस कथा में, पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा के आधार पर गाया गया है, तो उसमें हनुमान जो है वो कृष्ण के यहाँ द्वारका जाते हैं और जाने से पहले कि चलो कुछ थोड़ा खा पी लिया जाए, तो वो कृष्ण के द्वारका के जो बगीचे हैं उनको वो उछल कूद करके वहाँ पे फल खाना शुरू कर देते हैं, पेड़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो माली आता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, मालिन आती है उनको रोकने की कोशिश करती है और वो नहीं रुकते हैं, वो अपना खाना पीना उनका चलता रहता है। और तो वो जो मालिन है वो जाके कृष्ण से शिकायत करती है कि महाराज कोई बंदर आ गया और उस बंदर ने आपके बगीचे को उजाड़ दिया। तो ये जो बात है वो विध्वंस की बात है कि उसने विध्वंस कर दिया। तो इस बात को आप ये देखिए धवले कितने पोइटिक ढंग से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बंदर घुसगो बागन में को खाई रे पेच अकेले की, कर दी बर्बादी तोराड़ी बेल चमेली की। कि मतलब कि बाग में बंदर घुस गया और उसने चमेली की बेल को भी तोड़ दिया। तो ये जो एक तो ये कहना कि भाई पेड़ उखाड़ दिए और ऐसा तहस नहस कर दिया, और एक इतने मार्मिक ढंग से कहना कि को बंदर घुसगो बागन में को खाई रे पेच अकेली की, कर दी बर्बादी तोराड़ी बेल चमेली की, कि चमेली की बेल को भी उसने तोड़ दिया। तो इसमें जो काव्यात्मकता है, इसमें जो सौंदर्य बोध है, वैसा आपको दुनिया की कविताओं में कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है और अपने आप में दुर्लभ है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप धवले के गीतों में देख सकते हैं, आप जगन के गीतों में देख सकते हैं। तो वो बहुत ही कमाल की पोइट्री है। केवल हम ये करौली और सवाई माधोपुर जिलों के लोक संगीत की बात करें, क्योंकि यहीं आपने जिन शैलियों के नाम लिए वो यहीं ज़्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहले कन्हैया आया, है ना, और कन्हैया ऐसा गीत है जिसमें धुनें वो 40-45 मिनट का गीत होता है और उसमें धुनें अनावरत बदलती रहती है कि पहले अकेला बेडिया गाएगा, है ना, फिर पूरी जोट उसका साथ दे के गाएगी, फिर बीच में मीडिया भी रुक जाएगा, जोट भी रुक जाएगी, और फिर कुछ बीच में चौपाइयाँ उनको वो बोलते हैं, 4-5 लोग अलग तरह की झड़ी में गीत गाते हैं। तो कन्हैया जो है वो सबसे पुराना लोक संगीत है इधर के वीणा संस्कृति का। इसके अलावा कन्हैया के अलावा हेला ख्याल है, हेला ख्याल भी इतना ही पुराना लोक संगीत है। तो कन्हैया आया और हेला ख्याल आया, फिर कीर्तन है, कीर्तन लोग बहुत गाया करते थे और वो भी गाने की अलग तरह की शैली है। कीर्तन आया, फिर जिक्री आई, उसके बाद में कन्हैया जितना ही पुराना एक और लोक संगीत है और उसको बोलते हैं रसिया। और वो रसिया जिस तरह का पहले के समय में गाया जाता था, धमसो जिसका मैंने नाम लिया, वो जिस तरह का रसिया गाया करती थी या और तमाम औरतें,
तो वो भी बहुत पुराना एक लोक गायकी का एक शैली है। तो कन्हैया, हेला ख्याल, रसिया, ये चीज़ें आई। और उसके बाद में अभी हाल ही के समय जो सबसे अहम विधा जो विकसित हुई वो है पद, है ना। और वो पद भी निकला कन्हैयाओं से, क्योंकि कन्हैया जब गाते थे तो उसमें एक झड़ी पद की भी हुआ करती थी पूरे कन्हैया में। तो ये बारहमासी की धुन के नज़दीक है कन्हैया ये पद। तो पद आया, और पद को फिर बाद में, और वो इस समय में वो बहुत पिछले 40 साल के आसपास में उसमें भी बहुत बदलाव आए, उसकी धुनों में भी बहुत बदलाव आए, और वो काफ़ी बदला। तो पद जो है वो 30-40 पुरानी एक लोक गायकी की शैली है। और पद के बाद में जो रसिया थे, रसिया में से ही एक और शैली निकली, और वो शैली है राम रसिया जिसको बोलते हैं। तो वो रसिया से थोड़ी अलग तरह की है, और वो महिला राम रसिया, वो एक शैली चली जो कई गाँवों में अभी भी चल रही है और कई गाँवों में बंद कर दी गई है। उसके बाद में सुड्डा है। सुड्डा भी बहुत नई शैली है, और ये भी बिल्कुल अलग तरीके से गाया जाता है। और सुड्डा के बाद में एक और चीज़ आई जिसको मैंने अभी सुना नहीं है, कभी सुनने का मौका मिलेगा तो सुनूंगा। उसमें ऐसा कहते हैं, उसका नाम गुड्डा है। उसमें ऐसा कहते हैं कि उसमें सारी ही दोनों को मिक्स कर दिया, उसमें पद भी आपको मिल जाएगा, राम रसिया भी मिल जाएगा। और बीच में एक और प्रमुख विधा है यहाँ की लोक गायकी की, जिसको हम ढांचा गीत बोलते हैं। तो वो गीत यहाँ लाल सोट की तरफ बहुत गाए जाते हैं, और वो इधर से ही वो लोकप्रिय हुए। और वो गीत भी बहुत बिल्कुल अलग तरीके के, हालांकि उनमें भी पौराणिक कथाएं वगैरह होती है, जैसे नरसी पे गा दिया, या किसी भात का कोई गीत गा दिया, या कोई और। तो ढांचा भी एक लोक गायकी की शैली है। इसका कोई ऐसा विवरण और इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोकगीत है और लोक काव्य जो है वो लोक की अपनी ज़रूरत है। तो लोक कलाओं की ज़रूरत के तहत ही वो पैदा हुआ, और फिर धीरे धीरे उनमें नई नई विधाएं आती गई, है ना। जैसे कि कन्हैया से मैंने कहा कि जैसे कन्हैया से ये पद निकला, और फिर रसिया जो है महिलाएं गाया करती थी, रसिया अलग तरह की शैली है। तो ये होता है ना कि बहुत जब लंबा समय किसी एक शैली के गीतों को गाते हुए हो गया तो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, तो उस बदलाव की चाहत के तहत ही ये बदलाव है। उदाहरण के लिए आप मुख्य धारा के साहित्य में आप देखेंगे तो पहले जो लिखा जाता था, दोहा लिखा जाता था, सोरठा लिखा जाता था, है ना। और रामचरितमानस में तुलसी ने चौपाइयाँ लिखी हैं, है ना। उसके बाद में समय बदला और भक्ति काल आया, और भक्ति काल में फिर वो पद मीरा के पद हैं, या कबीर के पद हैं, या सूरदास के पद हैं। तो वो पोइट्री बिल्कुल बदल गई, वो वैसी नहीं रही जैसी कि जायसी या तुलसी लिखा करते थे। तो समय के साथ चीज़ें अपने आप भी बदलती हैं, है ना। उसके बाद में रीतिकाल आया, तो रीतिकाल में बहुत तरह के छंद आए, सवैया आया, और कुंडलिया छंद आया, और ये छंद आए, तो वहाँ भी तो बदला, है ना। और उसके बाद में आधुनिक काल में जब आप आते हैं तो छायावादी कविताएं हुई, जिसमें प्रसाद और महादेवी वर्मा इन लोगों ने गाया कविताएं लिखी। उसके बाद में लोगों को लगा कि भाई छंद में जब हम गा रहे हैं तो हमारी बात पूरी नहीं हो पा रही है, हमको कुछ और उसको उस फॉर्म को ब्रेक होना है। तो निराला ने उस फॉर्म को ब्रेक किया और नई तरह की कविताएं लिखना शुरू किया, और मुक्त छंद की कविताएं लिखना शुरू किया। अब छंद जो है कविता की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं रही, आप मुक्त छंद में भी लिख सकते हैं।
तो जिस तरह से मुख्य धारा में ये समय के साथ बदलाव आते गए, इसी तरह से लोक साहित्य में भी समय के साथ कला की अपनी जरूरत के साथ, बदलावों के साथ ये तमाम तरह के बदलाव आते हैं। धवले जो हैं लालारामपुरा गांव के रहने वाले हैं, और मैं उनकी माँ से भी मिला हूँ सौभाग्य से, और उनके गांव 2-4 बार जाना हुआ। तो उनकी माँ भी रसिया गाया करती थी और उनके पिता भी लोकगीत गाया करते थे। और धवले जो है बचपन से ही, चूँकि गांव में लोक गायकी का, लोक संस्कृति का इतना समृद्ध माहौल होता है, और कोई कोई होता है जिसके अंदर वो प्रतिभा होती है, तो बीज रूप में वो प्रतिभा उनमें थी। तो जब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, वो 4वीं-5वीं तक ही पढ़े हैं, इससे ज़्यादा वो पढ़े नहीं। लेकिन उनके इलाके में जो गाया जा रहा था उसके प्रति उनके अंदर गहरा आकर्षण था, और उस आकर्षण के तहत उन्होंने उन धुनों को आत्मसात किया, उन लयों को आत्मसात किया, और उन बोलों को आत्मसात किया, और वो खुद भी गाने लगे। और जब 12-13 साल की उम्र में ही गाने लगे। और मैंने ऐसे और भी लोग देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जो बड़ों के टोली में, कन्हैया की टोली में, एक छोटा बच्चा पहाड़ पे चढ़ के गा रहा है, या नीम में चढ़ के गा रहा है, और जोट उसको उठा रही है। तो ये जो चीज़ें थी, तो धवले इन सब में शामिल हुए, उन्होंने अपना गाना शुरू किया, और उनकी आवाज़ बहुत ही कमाल की आवाज़ थी, और अभी भी है। तो बहुत वो मीठा गाते थे। तो उन्होंने 12 से गाना शुरू किया। उनके गांव के लोगों को लगा कि यार ये लड़का अच्छा गा रहा है, क्यों ना हम इसको अपने साथ संगत में लें। तो जब वो अभ्यास किया करते थे तो धवले ने भी उनके साथ अभ्यास करना शुरू किया। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि धवले को आसपास के मतलब जब गांव में ऐसा होता था कि कोई नई शैली आई है, या कोई नया गायक आया है, या कोई नई धुन आई है, तो लोग चौपालों पे बैठ के, अलावों पे बैठ के उसकी चर्चा करते थे। तो धवले की चर्चा ऐसे शुरू हो गई जब वो छोटे थे तभी। तो फिर जब उन्होंने अपनी एक जोट बना ली और आसपास के गांव में वो गाने जाने लगे। जब आसपास के गांव में जाने लगे तो लोग दंगल में लोगों ने उनको देखा कि यार ये क्या कमाल का इनकी आवाज़ है, और ये क्या कमाल के गीत गाते हैं। दूसरा, उनमें आवाज़ तो अच्छी है ही, और काव्य को समझने की क्षमता भी ज़बरदस्त है, और दूसरा कविता बनाने की, कविता को रचने की क्षमता भी उनकी ज़बरदस्त है ना। तो जैसे एक उनकी लाइन है कि काड़ो रंग मत पटके भाईली कान्हा काड़ा पे, पीड़ो फवे वो बंसीवाड़ा पे। तो अब ये जो लाइन है कि मतलब रंग का जो सौंदर्य बोध है कि कृष्ण जो है सांवले हैं, और उन सांवले रंग पे आप काला रंग डालोगे तो वो खिलेगा ही नहीं, आप पीला रंग डालो। तो ये जो सौंदर्य बोध है ये धवले में जबरदस्त है। और ये शुरू से कि अच्छा, एक और उन्होंने जो काम किया वो ये है कि पद जो है पहले फिलर के, किसी कन्हैया में फिलर के तौर पे होते थे। धवले ने उन पदों को कथाओं में विकसित किया, और वो बड़ा पद गाया जाने लगा। पहले 5 या 10 मिनट के पद गाए जाते थे, धवले ने उनको 45 मिनट के पद में बदल दिया कि पूरी कथा, और उसमें कुछ सुरबंदाओं के साथ में, और पूरी कथा को वो पूरा गाने लगे। तो ये एक तरह से इस कला को उन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया, और धवले ने इसको इतनी बड़ी कला बना दिया कि जैसे तीजन बाई जो पंडवानी गाती है, पांडवानी मतलब पांडवों की कथा, तो वो पंडवानी के बहुत नज़दीक है जो धवले गाते हैं। धुन बिल्कुल अलग है और गायकी का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन कंटेंट जो है कि भीम की कथा गा रही है, तो तीजन बाई भी भीम की कथा गा रही है, धवले भी भीम की कथा गा रहे हैं। तो धवले का महत्व उस दृष्टि से देखें तो तीजन बाई से किसी भी मायने में कम नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है कि लोग तीजन बाई पे लोगों ने अध्ययन किया
और लिखा उन पे, अखबारों में छपा, पत्रिकाओं में छपा और आगे पहुंचा और उनका इतना नाम हो गया। धवले पे इतना यहाँ पे लोगों ने बहुत काम किया नहीं, लिखा नहीं, तो इसलिए उनकी मतलब उनका नाम इतना देश के स्तर पे इतना नाम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा है कि हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे जाके उन्होंने पद न गाए हों। सब जगह उनको बुलाया जाता है, गाया जाता है और इस तरह के वो मतलब एक विशिष्ट गायक हैं। और उन्होंने भी उनसे पहले के जो गायक थे उनसे भी बहुत सीखा। जैसे शेखपुरा एक गांव है, उसमें 2 भाई थे, वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे, अब तब तक भी मैंने उनके गीत सुने, वो दोनों ही नहीं रहे, तो उन लोगों से भी उन्होंने सीखा। तो धवले ने सीखा बहुत लोगों से, अपनी पुरानी परंपरा से बहुत सीखा कि इस परंपरा में रसिया में क्या है, कन्हैया में क्या है। वो गाते पद हैं लेकिन कन्हैया भी सुनने जाते हैं, रसिया भी सुनने जाते हैं, जिक्री भी सुनने जाते हैं, सब कुछ को वो सुनते हैं और फिर वो अपनी कविता अपने ढंग से वो रचते हैं और गाते हैं। दूसरा ये है कि लोक साहित्य जो है, पारंपरिक साहित्य जो है, उसमें चीज़ें परंपरा से छन छन के आती हैं और कोई नया प्रतिभाशाली कवि होता है वो उसमें कुछ जोड़ देता है। तो धवले ने अपनी परंपरा से बहुत कुछ सीखा और परंपरा से बहुत कुछ लिया। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि एक ये होता है ना कि मौलिकता के चक्कर में कि मैं तो केवल जो लिखूंगा वो अपना ही लिखूंगा और अपना ही गाऊंगा, उसमें कोई दूसरे की लाइन नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं। धवले जो पद गाते हैं उनमें पुराने काव्य की कोई भी पंक्तियाँ अचानक से आ जाती हैं, है ना। तुलसी की लाइनें आ जाती है, कबीर की लाइनें आ जाती है और वो उस तरह से गाते हैं। दूसरा, धवले की एक खास बात ये भी है कि उन्होंने 100 से अधिक पद लिखे हैं और उनको गाया है। लेकिन उनके पदों को अगर कोई और मीडिया किसी दंगल में गा रहा है तो वो कभी इनकार नहीं करते कि भाई मेरे पद मत गाओ, है ना, आप गाओ। कई बार तो ऐसा होता है कि उनका गाने का नंबर आया, उससे पहले किसी और ने उनका गीत गा दिया, तो फिर उनको अपना गीत बदलना पड़ता है, वो अपना फिर दूसरा गीत गाते हैं। तो ये जो क्षमता है, ये धवले की अपनी अलग से क्षमता है।